क्या आपने कभी सोचा है जिस इंसान के फैसलों से करोड़ों बच्चों और युवाओं की पढ़ाई पर असर पड़ता है, अगर अचानक वही जिम्मेदारी किसी नए नेता को दे दी जाए तो उसके पीछे की वजह क्या होती है? 25 जुलाई 2026 देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। Education Minister Dharmendra Pradhan has submitted his resignation amid the NEET controversy and nationwide protests. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया। लेकिन सवाल है, आखिर प्रहलाद जोशी है कौन, ये कहां से आए, उन्होंने क्या पढ़ाई की और सबसे बड़ी बात, क्या वे इस बड़ी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रहलाद जोशी की पूरी कहानी, उनका बचपन, राजनीति में आने का सफर और आखिर क्यों सरकार ने उन पर इतना बड़ा भरोसा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रहलाद वेंकटेश जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ। वे एक साधारण परिवार से आते थे। बचपन से ही उन्हें लोगों की मदद करना और उनके बीच रहना पसंद था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कर्नाटक में ही की। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने नौकरी करने की बजाय लोगों के लिए काम करना चुना। धीरे धीरे वे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े और पार्टी के साथ काम करने लगे। लेकिन पूरे देश में उनकी पहचान तब बनी जब उन्होंने 2004 का लोकसभा चुनाव कर्नाटक की धारवाड़ सीट से जीता। उसके बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 वे लगातार 5 बार उसी सीट से संसद चुने गए। लगातार 5 बार चुनाव जीतना आसान बात नहीं होती। इससे पता चलता है कि वहीं के लोगों ने बार बार उन पर भरोसा जताया। इसी भरोसे की वजह से पार्टी में भी उनकी पहचान बढ़ती गई। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सांसद बनने तक नहीं रुकी। समय के साथ उन्हें केंद्र सरकार में कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल माइंस, कंज्यूमर अफेयर्स और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विभागों का काम संभाला। यहीं से उन्हें सरकार में काम करने का अच्छा अनुभव मिला और शायद यही वजह है कि आज उन्हें देश के सबसे जरूरी विभागों में से एक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, प्रहलाद जोशी खुद टीचर या शिक्षा के जानकार नहीं रहे। वे एक अनुभवी नेता हैं। उन्होंने सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। अब उन्हें ऐसे समय में शिक्षा मंत्री बनाया गया है जब देश के करोड़ों छात्र अच्छी पढ़ाई, बेहतर परीक्षाओं और नई शिक्षा नीति से जुड़ी कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यानी यह सिर्फ एक मंत्री बदलने की खबर नहीं है, यह उस विभाग की कहानी है जिसके फैसलों का असर लगभग हर घर पर पड़ता है। लेकिन अभी भी 2 बड़े सवाल बाकी हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया और सरकार ने प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना? अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे नेताओं के बीच सरकार ने भरोसा प्रहलाद जोशी पर ही क्यों किया? इसका जवाब छिपा है उनके पिछले काम में। प्रहलाद जोशी पिछले कई सालों से केंद्र सरकार में अलग अलग बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की। अगर आसान भाषा में समझे तो इस विभाग का काम होता है सांसद का काम बिना रुकावट चलता रहे। सरकार के मंत्री, सांसद और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत बनी रहे। जब सांसद में किसी बड़े कानून या बिल पर चर्चा होती है तब इस विभाग की भूमिका काफी अहम होती है। यानी यहाँ सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना भी पड़ता है। और प्रहलाद जोशी ने कई साल तक यह जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद उन्हें कोल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी दी गई। कोयला आज भी भारत में बिजली बनाने का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर कोयले की सप्लाई रुक जाए तो कई बिजली घरों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में इस विभाग का काम सिर्फ खदानों तक सीमित नहीं होता बल्कि पूरे देश की बिजली व्यवस्था से जुड़ा होता है। इसके अलावा उन्होंने माइंस मिनिस्ट्री का काम भी संभाला। यह विभाग देश के अलग अलग खनिज संसाधनों जैसे लोहा, तांबा और दूसरे खनिजों से जुड़ा होता है। बाद में उन्हें कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी मिली। इस विभाग का सीधा संबंध आम लोगों से होता है, जैसे जरूरी सामान की उपलब्धता, कीमतों पर नजर रखना और उपभोक्ताओं के अधिकारियों की रक्षा करना। इसके साथ ही उन्होंने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का काम भी संभाला। यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और साफ ऊर्जा के क्षेत्र में उन्हें अब काम करने का मौका मिला। अगर ध्यान से देखें तो इन सभी विभागों का एक दूसरे से कोई खास संबंध नहीं है, फिर भी सरकार ने उन्हें बार बार नई जिम्मेदारियां दी। यही दिखाता है कि पार्टी उन्हें एक भरोसेमंद नेता मानती है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय इन सबसे अलग है। यहाँ फैसले मशीनों, खदानों या सांसद तक सीमित नहीं होते। यहाँ लिए गए फैसलों का असर सीधे छात्रों, शिक्षाओं और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक मानी जाती है। अब सवाल यह है, क्या प्रहलाद जोशी इस नई जिम्मेदारी को उसी तरह संभाल पाएंगे जैसे उन्होंने अपने पुराने विभाग संभाले, या फिर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? यही जानेंगे अगले भाग में, जहां बात होगी शिक्षा मंत्रालय की मौजूदगी से थी, धर्मेंद्र प्रधान के जाने की वजह और प्रहलाद जोशी के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों की। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर,
आखिर उन्हें शिक्षा मंत्रालय ऐसे समय में क्यों दिया गया जब देश की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। अब सिर्फ किताबें पढ़ना ही काफी नहीं माना जाता। सरकार का फोकस अब स्किल्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल लर्निंग और रिसर्च पर भी है। इसी सोच के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 लागू की गई। इस नीति का मकसद है कि बच्चों को सिर्फ रटकर पढ़ाई न करनी पड़े, बल्कि वे नई चीजें सीखें, अपनी सोच विकसित करें और भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार रहें। लेकिन किसी भी नई नीति को लागू करना आसान नहीं होता। देश में लाखों स्कूल हैं, हजारों कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं और करोड़ों छात्र हैं। हर जगह एक जैसा बदलाव लाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। यहीं से शुरू होती है प्रहलाद जोशी की असली परीक्षा। अब उन्हें यह देखना होगा कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं वे सही तरीके से जमीन तक पहुंच रही हैं या नहीं। क्या छात्रों को उनका फायदा मिल रहा है? क्या शिक्षकों को नई व्यवस्था के हिसाब से तैयारी मिल रही है? और क्या गाँव से लेकर बड़े शहर तक सभी बच्चों को बराबर मौके मिल रहे हैं? इसके अलावा आज के छात्र सिर्फ डिग्री नहीं चाहते, वे अच्छी पढ़ाई, बेहतर नौकरी, नई तकनीक और दुनिया के स्तर की शिक्षा चाहते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री के हर फैसले पर छात्रों, माता पिता और शिक्षकों की नजर रहेगी। एक और बड़ी चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। आज AI बहुत तेजी से पढ़ाई का तरीका बदल रहा है। कई छात्र AI का इस्तेमाल पढ़ने, लिखने और सीखने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने सवाल है, स्कूल और कॉलेज इस बदलाव के साथ कैसे आगे बढ़े और छात्रों को भविष्य के लिए कैसे तैयार किया। इसी तरह भारत का लक्ष्य भी है कि दुनिया के अच्छे छात्र भारत में पढ़ने आए और भारत के विश्वविद्यालय भी दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी की सूची में जगह बनाए। इन सभी कामों में शिक्षा मंत्रालय की बड़ी भूमिका होती है। यानी प्रहलाद जोशी के सामने सिर्फ एक विभाग चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ी उम्मीदें भी हैं। लेकिन हर बड़े फैसले के साथ सवाल भी उठते हैं और लोग उम्मीदें भी रखते हैं और आलोचना भी करते हैं। तो आखिर लोग प्रहलाद जोशी से क्या उम्मीद कर रहे हैं और आने वाले महीनों में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा क्या होगी? अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रहलाद जोशी एक अच्छे शिक्षा मंत्री साबित होंगे? सच कहें, इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी भी मंत्री का काम उसके फैसले तय करते हैं, सिर्फ उसका नाम नहीं। आज देश के करोड़ों छात्रों की उम्मीदें शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं। कोई चाहता है कि पढ़ाई और आसान हो, कोई चाहता है कि परीक्षा समय पर हो, तो कोई चाहता है कि नई तकनीक के साथ पढ़ाई बेहतर बने। इन सभी उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं होगा। अब प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उन्हें बेहतर और तरीके से कैसे बढ़ाया जाए। अगर कहीं कमी है तो उसे सुधारा जाए। अगर कहीं छात्रों को परेशानी हो रही है तो उसका हल निकाला जाए। यही वजह है कि आने वाले महीनों में उनके हर फैसले पर पूरे देश की नजर रहेगी। लेकिन किसी भी नेता को सिर्फ कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में सफल या असफल नहीं कहा जा सकता। समय के साथ ही पता चलता है कि उसके फैसलों का असर क्या रहा। इसलिए अभी सिर्फ एक बात कही जा सकती है, प्रहलाद जोशी के सामने मौका भी बड़ा है और जिम्मेदारी भी। अगर वे शिक्षा स्वास्थ्य को और मजबूत बना पाए तो उसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, और अगर चुनौतियों का सही जवाब नहीं दे पाए तो सवाल भी उतने ही बड़े होंगे। एक पुरानी बात है, किसी भी देश का भविष्य उसकी संसद में नहीं, उसकी कक्षा में तैयार होता है, और उस कक्षा की दिशा तय करने की बड़ी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी के कंधों पर है। अब देखना होगा क्या वे सिर्फ एक नए शिक्षा मंत्री बनकर रह जाते हैं या फिर ऐसे फैसले लेते हैं जिन्हें आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। यह कहानी अभी शुरू हुई है, इसका असली जवाब आने वाला समय देगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहें SND मीडिया के साथ।